$8 बिलियन से भी ज्यादा की वैल्यूएशन वाली कंपनी, यानी 61,000 करोड़ इंडियन रुपीज से भी ज्यादा की वैल्यूएशन वाली कंपनी, कैसे वो भारत के टॉप 10 स्टार्टअप में शामिल हुई, कैसे वो 2019 में एक यूनिकॉर्न बनी, यूनिकॉर्न मतलब जिसका वैल्यूएशन 1 बिलियन प्लस हो, कैसे उसने इस क्षेत्र को डोमिनेट किया, क्या उसके बिजनेस लेसन हम उससे सीख सकते हैं, क्या ये एक स्कैम है, क्या ये फ्रॉड है, हमारी यंगर जनरेशन को क्या ये बर्बाद कर रहा है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसकी मार्केट स्ट्रेटेजीज क्या है, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है कंपनी का, क्या ये खत्म होने वाली है, क्या और साइन करने वाली है, और इनकी इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होने वाला है, ये सब हम जानेंगे। सबसे आखिरी में हम जानेंगे कि ये इससे हम बिजनेस लेसन क्या सीख सकते हैं और मेरा ओपिनियन क्या है इस पे, क्या ये हमारी यूथ को बर्बाद कर रही है। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ड्रीम 11, जो कि एक फैंटेसी गेमिंग ऐप है। फैंटेसी गेमिंग ऐप मतलब मैं आपको बता दूं ड्रीम 11 पहले है क्या, ये काम कैसे करता है। फैंटेसी गेमिंग ऐप है जिस पर आप क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल ऐसे कई गेम्स खेल सकते हैं, जिसमें आप अपनी टीम बना सकते हैं। क्रिकेट का अगर मैं उदाहरण लूं तो आप इसमें एक टीम में से मैक्सिमम 7 प्लेयर चूज कर सकते हैं। मान लीजिए चेन्नई के आप 7 कर सकते हैं, मुंबई के आप 4 कर सकते हैं। तो इनमें पॉइंट सिस्टम होता है, विकेट लेने पर अलग, कैचिंग पर अलग, रन आउट पर अलग, ये सारे होते हैं। T20, ODI टेस्ट, इनमें सब में अलग अलग होता है। 100 इनके क्रेडिट होते हैं, उनके हिसाब से आप प्लेयर चूज कर सकते हैं, क्योंकि जिससे कंपटीशन बना रहता है। आप पूरे टॉप प्लेयर्स को नहीं ले सकते। मान लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है तो आप वार्नर, रोहित शर्मा, के राहुल, विराट कोहली, इन सभी को नहीं ले सकते, क्योंकि इनका क्रेडिट ज्यादातर 10+ होगा, किसी का 11, किसी का 11.5। तो आप पूरे जो टॉप प्लेयर्स उनको नहीं ले सकते, जिससे कि आपका कंपटीशन बना रहेगा। कप्तान के आपको 2 गुना पॉइंट मिलेंगे, वाइस कैप्टन के 1.5 गुना आपको पॉइंट मिलेंगे। इसके लिए जो आपको एलिजिबिलिटी चाहिए वो आपकी एज 18+ होनी चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक डिटेल होना चाहिए, ईमेल और मोबाइल नंबर तो आपको वेरीफाई करना ही होगा। तो इसमें फ्री में भी आप खेल सकते हैं और आप पैसे लगाकर भी खेल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे खेलते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इसे पैसे जीतने के लिए ही खेलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि अब ड्रीम 11 की शुरुआत कैसे हुई थी, ये स्टार्ट कैसे हुआ था, जिसकी वैल्यूएशन आज इतनी बड़ी बताई जाती है। तो हर्ष जैन और भावित सेठ ने ड्रीम 11 को फाउंड किया था। हर्ष जैन इसके असली फाउंडर है। हर्ष जैन जिसने अमेरिका से अपनी पढ़ाई करके MBA करके वापस ये इंडिया लौटे थे। तो हर्ष जैन US में फैंटेसी गेमिंग बहुत पसंद करते थे, वो फुटबॉल को भी बहुत ज्यादा प्रेफर करते थे। वहां पर ज्यादातर लोग फैंटेसी गेमिंग खेलते थे अपने दोस्तों के साथ भी। तो जब 2008 में IPL शुरू हुआ तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई फैंटेसी कोई खेल ही नहीं रहा है, ही नहीं इंडिया में अवेलेबल। वो चाहते थे कि मैं यहाँ पर भी फैंटेसी खेलूं। तो उन्होंने वहां पर देखा, एक और अपॉर्चुनिटी देखी कि लोग जब क्रिकेट देखते हैं तो सारे ही क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। कोई बताता है कि धोनी को स्पिन इस तरह खेलना चाहिए, कोई बताता है कि विराट को बाहर जाने वाली गेंद को इस तरह खेलना चाहिए, कोई बताता है रोहित शर्मा को इस तरह आगे वाली बॉल पर शॉट मारना चाहिए। तो हर एक क्रिकेट एक्सपर्ट है, किस बॉलर को कैसे डालना है, किसको कहाँ फील्डिंग लगानी है, सारे बहुत अच्छे एक्सपर्ट है। तो वो उन्होंने वहां पर एक बिजनेस मॉडल देखा कि इन लोगों को प्लेटफॉर्म पर लाया जाए जहां पर ये अपनी एनालाइज करके, अपने दिमाग का यूज करके, अपनी कैपेसिटी का यूज करके ये वहां पर खेल सके। तो ड्रीम 11 को 2008 में शुरुआत की थी। 2008 में इन्होंने शुरुआत की। यहाँ पर इनका बिजनेस मॉडल था कि जो लोग आएंगे फ्री में खेलेंगे, लोग आएंगे तो एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हम अपना बिजनेस कर लेंगे। लेकिन वो इनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। 2012 में इन्होंने फ्रीमियम लॉन्च किया, यानी प्रीमियम का मतलब फ्री भी और प्रीमियम भी, यानी फ्री में भी खेल सकते हैं आप, पैसे देकर भी खेल सकते हैं, जो आज तक भी ड्रीम 11 का एग्जिस्ट करता है मॉडल कि आप पैसे से भी खेल सकते हैं, फ्री में भी खेल सकते हैं। पैसे लगाकर खेलने पर पैसे मिलेंगे, फ्री में खेलने पर कोई पैसा नहीं मिलेगा। कंपनी को शुरुआत में फंड रेजिंग करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आई, क्योंकि जो इसके 2 प्रमुख कारण थे। क्योंकि लोगों को क्लियर नहीं था, इन्वेस्टर्स को क्लियर नहीं था कि आगे सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि उनको बिलीव नहीं था कि ये लगभग इंडिया में, क्योंकि हमारे देश में गेम्बलिंग है जो अलाउ नहीं है, गेम्बलिंग से अलग कैसे है। तो इन्वेस्टर्स का इस पे बिलीव नहीं था कि आगे गवर्नमेंट इसे बैन कर देगी, जजमेंट इसे बैन कर देगा। और जो दूसरा रीजन था, गूगल भी इसकी अलाउ नहीं करता था, गूगल की पॉलिसीज, प्ले स्टोर पर ये ऐप आज भी मौजूद नहीं। तो इन्वेस्टर्स ने इन पर इन्वेस्ट शुरुआत में नहीं किया, लेकिन इन्होंने फिर भी अब हिम्मत नहीं हारी और 2015 में इन्होंने पहला फंडिंग राउंड उठाया। तो पहला फंडिंग राउंड का डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन 2018 में 100 मिलियन इन्होंने उठाए, 2019 में 60 मिलियन उठाए, 2020 में 225 मिलियन उठाए और 2021 में 840 मिलियन का इन्होंने फंड रेज किया, जिससे इनकी वैल्यूएशन 8 बिलियन की वैल्यूएशन पर इन्होंने फंड उठाया। और 2025 तक 25 बिलियन का इनका वैल्यूएशन होने वाला है। इन्होंने कलारी कैपिटल, टाइगर मैनेजमेंट, टीसेंट, थिंक इन्वेस्टमेंट, इन बड़ी बड़ी कैपिटल वेंचर से फंड उठाए हैं। इनका टोटल फंडिंग अमाउंट जो है 1.62 बिलियन है नवंबर 2021 के अनुसार। 2014 में इन्होंने 1 मिलियन अपने यूजर्स कंप्लीट कर लिए थे, यानी रजिस्टर्ड यूजर्स की बात कर रहा हूं मैं। 2016 में 2 मिलियन, 2018 में आप देखेंगे इनका ग्रोथ 45 मिलियन, यानी
कितना बड़ा ग्रोथ आप देखेंगे कि क्या कारण है, इसको मैं आगे बताऊंगा। 2020 में 100 मिलियन हो गए इनके और 2021 में 140 मिलियन हो गए। जो 2016 से 2018 में जितना बड़ा इनका जंप आया है, इन्होंने जो 22.5 गुना जो ग्रोथ पाई है, तो इसका कारण है MS धोनी को इन्होंने 2018 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अब आप समझ गए होंगे कि MS धोनी जो कि सचिन जिसने 100 शतक मारे थे उससे भी ज्यादा हमारे देश में फेमस है। जहां MS धोनी है वहां पर लोग आंख बंद कर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है। तो वहां से इनका बहुत बड़ा जेक करवाया। फिर 2020 में इन्होंने 100 मिलियन का आंकड़ा पार किया। उसका कारण था कि इन्होंने जो IPL की स्पॉन्सरशिप ली 222 करोड़ में, जो कि पहले वीवो के पास थी, वहां से इनकी लाइफ ही बदल गई। और जहां पर 2020 में ज्यादातर कंपनियां कोविड के कारण जहां पर लॉस कर रही थी, वहां इन्होंने अपना प्रॉफिट जनरेट किया 104 करोड़ रुपए का। तो जहां पर इन्होंने 222 करोड़ रुपए स्पॉन्सरशिप लेने में अपना निवेश किया, उसके बावजूद भी 104 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया और उसी फाइनेंशियल ईयर 2020 से प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 में जो इनका रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ वो 53% था और जो इनका प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ वो 214% था। प्रॉफिट इनका बढ़कर 327 करोड़ हो गया। इनका जो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 1670 करोड़ का रेवेन्यू था, 21 में 2554 करोड़ का रेवेन्यू था। एक्सपेंसेस में आपको इनको बता दूं कि एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने 2020 में 927 करोड़ खर्च किए थे, 2021 में 1249 करोड़ खर्च किए थे। और एम्प्लॉइज पे इनके 2020 में 153 करोड़ और 2021 में 274 करोड़ का खर्चा हुआ था। 2019 में ड्रीम 11 फर्स्ट यूनिकॉर्न बना था अपनी फैंटेसी सेगमेंट में। तो आप देख सकते हैं इनका जो ग्रोथ है वो किन कारणों से बढ़ा। अब मैं आपको इनका बिजनेस मॉडल बताऊंगा कि इनका बिजनेस मॉडल है क्या, ये पैसे कैसे कमाते हैं। ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल सिंपल है, ये कमीशन पर अपना पैसा कमाते हैं। यानी अगर मान लीजिए 10 लाख लोगों ने 50 रुपए का कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया तो 5 करोड़ रुपए टोटल फीस हुई। 5 करोड़ में से ये 4 करोड़ रुपए विनिंग प्राइस को अलॉट कर देंगे, यानी फर्स्ट मेंबर को जो फर्स्ट नंबर पर आता है उससे ज्यादा, फिर धीरे धीरे वो डिक्रीज होता जाएगा और 1 करोड़ रुपए के लगभग इनका प्रॉफिट हो जाएगा। यानी 15 से 20% के लगभग ये कमीशन लेते हैं। आप हेड टू हेड खेलेंगे या कोई भी बड़ी लीग या छोटी लीग खेलेंगे। तो बिजनेस मॉडल इनका सिंपल है। अब मैं आपको इनका फ्यूचर बताऊंगा कंपनी का और इंडस्ट्री का। कंपनी का वैल्यूएशन मैंने आपको बताया था 2025 में 25 बिलियन के लगभग होने का अनुमान लगाया जाता है। 2024 में जो इनकी इंडस्ट्री है वो 32% के CAGR से ग्रो करने का अनुमान लगाया जाता है। 2021 से 3.7 बिलियन की इनकी इंडस्ट्री होने वाली है और मोबाइल गेमिंग का मार्केट जो $6.5 बिलियन का होने वाला है। जो ये $3.7 बिलियन की फैंटेसी की केवल इनकी मार्केट होने वाली है। 2019 के डाटा के अनुसार 90% मार्केट शेयर पर इनका कब्जा था, लेकिन आज इनका सैकड़ों कॉपीज बन चुकी है। आप देख पाएंगे माई 11 सर्कल, आला प्ले, बहुत सारी। तो ड्रीम 11 की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या है जिन्हें हमें भी सीखना चाहिए और इन्होंने अपने मार्केटिंग में निवेश जो इतना पैसा किया है वो किन चीजों पर किया है। ड्रीम 11 का जो BCCI से लेकर ICCI सभी के साथ पार्टनरशिप है। प्रो कबड्डी लीग, IPL, CPL यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग, BPL, वुमेन बिग बैश लीग, सभी के साथ NBA बास्केटबॉल लीग जो कि USA में है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के साथ इनका लगभग सभी जितनी बड़ी लीगें होती है उनके साथ सभी के साथ इनका कोलैबोरेशन है। सबसे बड़ा जो इनका मार्केटिंग मूव है वो आप समझेंगे कि धोनी को जब इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, क्योंकि इन्हें पता था जो इनका सेक्टर है उसको लेकर लोगों में कंफ्यूज है, क्योंकि इन्वेस्टर्स में भी कंफ्यूजन था, लोगों को उसे गैम्बलिंग की तरह देखते थे। तो जब इन्होंने धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो लोग इन पर ट्रस्ट करने लगे और आपको मैंने इनके नंबर्स बताए थे कितना बड़ा जंप इन्होंने लिया। फिर बाद में तो इन्होंने पूरी इंटरनेशनल इंडियन टीम को ही लगभग अपना पार्टनर बना लिया। रोहित शर्मा, शिखर धवन, सभी को, पंत, पांड्या, अश्विन, सभी को, बुमराह, लगभग सभी को इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। और जो 2022 में इन्होंने नया मूव चला है वो देखेंगे कार्तिक आर्यन और समांथा को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उसका क्लियर कट रीजन है कि जो इनका फोकस है वो 18 से लेकर 35 तक की उम्र के है, जो कि यंगस्टर्स है। और ये यंगस्टर्स जो इनके बॉलीवुड स्टार है इनको प्रमोट करेंगे ताकि और यंगस्टर्स को ये अट्रैक्ट कर पाए अपनी ओर। इसका सीधा रीजन यही है। अब आप इनके जो एड्स देखेंगे, उनकी टैगलाइंस देखेंगे जिनसे आप समझेंगे खेलो दिमाग से। धोनी का जो एड था यानी लगभग जैसे इसमें पूरा काम ही दिमाग का हो, ऐसे वो बताना चाहते हैं। टीम है तो मजा है, यानी टीम के बिना कोई मजा नहीं है। इतना दिमाग है तो ड्रीम 11 पे लगाओ, यानी मतलब पूरा गेम ही जैसे दिमाग का हो। और ड्रीम 11 हर एक प्लेयर की स्ट्रगल स्टोरी बताई जाती है, जैसे उसको किसी ने सपोर्ट किया अपने बड़े सपने को पूरे करने के लिए। तो आपको भी अपना बड़ा सपना अगर पूरा करना है तो आपको ड्रीम 11 सपोर्ट करेगा। इस तरह वो प्रेजेंट करते हैं। तो इनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बहुत कमाल की है, इनसे हमें सीखना चाहिए। अब ये बुरा है या अच्छा है ये तो हम अभी बताएंगे, लेकिन बिजनेस कैसा भी हो, इंसान कोई सा भी हो, हमें सीखना जरूर चाहिए उससे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक स्कैम है और जो मेरे साथ जो पर्सनल इंसिडेंट हुआ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम चलेंगे 2017 में राजस्थान हाईकोर्ट में इनके खिलाफ केस हुआ कि एक गैम्बल है, इसे बंद करना चाहिए। तो हाई कोर्ट के जजमेंट में उन्होंने कहा कि ड्रीम 11 इज द एलिमेंट ऑफ स्किल, यानी स्किल का गेम है। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेके गया
वहां पर भी उन्होंने ड्रीम 11 के फेवर में रिजल्ट दिया। आसाम, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में आज भी बैन है, क्योंकि वो मानते हैं कि ये गेम्बल है, जुआ है। प्ले स्टोर में भी इनको अभी तक इनका ऐप रजिस्टर नहीं है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज के खिलाफ है। वो मेरे हिसाब से आप में से ज्यादातर लोग 50% लोगों ने कम से कम एक बार तो ड्रीम 11 खेला ही होगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा कि मैंने भी आज से 3-4 साल पहले ड्रीम 11 खेला था, और कुछ दिनों तक हम बहुत खेलने लगे थे। मेरा एक दोस्त भी है, वो भी हम साथ खेलते थे। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है, वो चाहे आप जीते या हारे, ये तो बात ही बात है। कई लोग इसमें जीतते भी है, लेकिन ज्यादातर लोगों को मैंने नहीं देखा कि वो ज्यादा लंबा सस्टेन कर पाए। लेकिन अगर आप जीतते भी है तो इसका जो सबसे बुरा इम्पैक्ट है आपका टाइम इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्ट क्या वेस्ट होता है। आप 4 से 5 घंटे रिसर्च में बिता देंगे, अगर आप अपना ज्यादा अमाउंट अगर लगा रहे हैं, हेड टू हेड लगा रहे हैं, अगर जीतना आप रियल में चाहते हैं, 4 से 5 घंटे आप उस मैच को देखने में लगा देंगे। उसमें आपका स्ट्रेस होगा, किस खिलाड़ी, अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं करेगा। और जो सबसे बुरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जब मेरा दोस्त और जब हम खुद साथ खेलने लगे थे, मैंने इसे छोड़ दिया, लेकिन वो नहीं छोड़ पाया, और वो ड्रीम 11 से वो रियल गेम्बल की ओर मुड़ गया। रियल गेम्बल में घुसने के बाद, जुआ खेलने के बाद, बेटिंग में एक दिन वो 2 लाख रुपए से भी ज्यादा एक दिन में हार गया। और फिर उसका हुआ क्या, वो डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में जाने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। तो आप देख सकते हैं कितना बुरा इम्पैक्ट। और उसी की बात नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें हजारों लाखों रुपए तक के कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं और वो डिप्रेशन में आ जाते हैं हारने के बाद। तो आपको मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको ड्रीम 11 खेलना चाहिए, बल्कि अगर आप इतना ज्यादा टाइम आपकी दूसरी आर्ट को सीखने में अगर आप लगाएंगे, आप किसी भी क्षेत्र में, आप बिजनेस में, या आप डांसर बनेंगे, क्रिकेटर बनेंगे, कुछ भी अगर आप बनेंगे, चाहे आप पढ़ाई करते हो, तो उतना समय अगर आप उस चीज में लगाएंगे तो आप इससे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना तक ज्यादा कमा सकते हैं। तो मैं तो आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन जो इसे हम सीख सकते हैं, चाहे बिजनेस कैसा भी हो, लेकिन एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से हम इससे क्या सीख सकते हैं, वो हम सीख सकते हैं कि सबसे पहला तो हमें एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, कनेक्ट देन कनेक्टेड, ओला, ओयो, बायजूस, अनअकैडमी, ये सभी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, यूट्यूब। तो हमें लोगों को कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। दूसरा, हमें इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से सीखना चाहिए। कभी भी इन्होंने नहीं बताया कि इतना बड़ा अमाउंट, जैसे कि गेम्बल लगे, जैसे कि लक के ऊपर चलता, हमेशा दिमाग पे खेलो, दिमाग से, इतना दिमाग है तो ड्रीम 11 पे लगाओ, यानी दिमाग को इन्होंने ज्यादा वो किया। और ऐसे आदमी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है इंडियन क्रिकेट में। और फिर अब दोबारा इन्होंने बॉलीवुड स्टार जो कि यंगस्टर्स उन पर फोकस किया। तो आपके हिसाब से कमेंट में जरूर बताइए कि आपने कभी ड्रीम 11 खेला है, अगर खेला है तो क्या आपके हिसाब से अच्छा है या बुरा है, जरूर कमेंट में बताइए। हमने आपके लिए जो एक केस स्टडी बनाई है, तो इसमें हमारा समय भी लगता है, रिसर्च करने में भी समय लगता है। अगर आपको थोड़ा सा भी आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आपके लिए ये यूजफुल नहीं है, आपको पसंद नहीं आया, तो प्लीज अनलाइक करें। हम ऐसी केस स्टडीज और बनाए, ऐसे बिजनेस के ऊपर और वीडियोस बनाए जिससे हमारा देश जागरूक हो। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम मोटिवेट होंगे, जिससे हम और ज्यादा एनर्जी के साथ काम करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जरूर बताएं, किस नेक्स्ट टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।